Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. Hello everyone, good evening to all of you. So I think we are here to start a new chapter of our mechanics. इससे पहले भी है ना हम लोगों ने मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर पढ़े थे। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, है ना, कि आई एम अविनाश खरवार, है ना, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर, और मैंने IIT BHU से बीटेक पास किया है। मैं पिछले 4 सालों से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और पिछले कुछ दिनों मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स में वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स तो नहीं, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना, काइनेमेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे। उसके बाद फिर दूसरे टीचर्स ने कैरी ऑन किया था। तो चलिए हम लोग फिर से एक साथ आज यहाँ आ गए हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल मोशन, है ना। तो शैल वी स्टार्ट टुडे? ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोटेशनल मोशन, है ना, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास का बहुत ही क्रूशियल चैप्टर माना जाता है ये, और काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर से डरते भी हैं कि सर रोटेशनल मोशन है, कैसे चीज़ें होगी। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बाकी मैकेनिक्स के चैप्टर पढ़े थे, यहाँ पे भी उसी तरीके से फील करेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे कि चीज़ें कैसे मोशन हो रहा होगा चीज़ों का, और हमें बिल्कुल ये चैप्टर भी आसान ही लगेगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। हम अगर अच्छे से उनको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, है ना। ठीक, तो रोटेशनल मोशन को ही रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कहा जाता है ना। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी लिखा है यहाँ पे। तो ये रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स होता है, यानी कि उसके मोशन को स्टडी होता है, स्टडी करना होता है हमें। ठीक, इस चैप्टर में, ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें पूरे मैकेनिक्स का फुल यूज होने वाला है। जितना भी हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वर्क पावर एनर्जी में तो हालांकि पढ़ाते वक्त भी बताया जाता है कि ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में यूज होता है, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद सर्कुलर मोशन का, क्योंकि रोटेशन है तो भाई सर्कुलर मोशन बिल्कुल यूज होगा, है ना। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कंजर्वेशन, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में यूज होगी, और एक एक करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से कि कैसे हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। ठीक, ओके। तो हमारा पहला जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है, उसमें पहला टॉपिक आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजिड बॉडी, कि एक रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक, अच्छा, रिजिड बॉडी क्यों हम लोगों को समझना है कि रिजिड बॉडी क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी बॉडीज आई थी, जो भी ऑब्जेक्ट आई थी, है ना, काइनेमेटिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा, उसमें भी ऑब्जेक्ट्स आए थे, बॉडीज आए थे। बट उसमें क्या हुआ था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज आती थी, हम सब उनको स्मॉल पार्टिकल मान लेते थे, है ना। हम ये इमेजिन कर लेते थे, हमारा एजम्पशन कह सकते हैं कि हमारा ये एजम्पशन होता था कि वो जो पार्टिकल है उसके शेप और साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उसका साइज जो है, हम सब के साइज को पार्टिकल मान लेते थे कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका रेडियस 0 है। ऑब्वियसली पार्टिकल क्या हुआ है, अ पार्टिकल इज अ बॉडी और अ स्फीयर दैट हैज रेडियस 0। तो हम एक छोटा सा पार्टिकल सारे ऑब्जेक्ट्स को मान लेते थे। तो उनमें क्या होता था कि उनके शेप, साइज, उनके डायमेंशन की चिंता नहीं करनी होती थी हमें, और अब उस पर फोर्स लगता था, है ना। फोर्स हम लोगों ने लगाया, बिल्कुल हमने देखा कि यहाँ फोर्स लगाया तो उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो तरह तरह के पैरामीटर्स की हमने स्टडी किए। बट, है ना, बात ये आती है कि अब वो फोर्स कहाँ पे लग रहा था, उस बॉडी के ऊपर कहाँ पे लग रहा था, ये हमारे लिए अब तक इंपॉर्टेंट नहीं था, अब तक इंपॉर्टेंट नहीं था। बट इस चैप्टर में अब वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि अब जितने भी बॉडीज आएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उनको हम, जो उनका शेप है एज इट इज, हमें सारी स्टडी करनी पड़ेगी। हम उन्हें पार्टिकल नहीं मान सकते, हम उन्हें पार्टिकल नहीं मान सकते। ठीक, तो अच्छा, बॉडीज
के बारे में फिर हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रिजिड बॉडी यानी कि रिजिड ऑब्जेक्ट और दूसरे नॉन रिजिड। नॉन रिजिड को इलास्टिक भी कह सकते हैं। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, जिस बॉडी का बहुत ज्यादा यूज है, वो है रिजिड बॉडी। क्या कहा मैंने रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लीजिए, यानी कि कोई भी बॉडी, अगर ए बी सी में बॉडी ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे 3 बॉडीज मैंने बनाई हुई है, एक बॉडी और सिंपल सी बॉडी मान लेते हैं कि ये कोई एक रैंडम बॉडी है, इस पे मैं बॉडी ले लेता हूं जिसमें 2 पार्टिकल ले लेता हूं, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच डिस्टेंस बिटवीन एच पेयर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कोई भी एक पेयर है, ये दोनों पेयर ले लिया मैंने, अब इन दोनों पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं होगा, तो इस बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिजिड बॉडी है। क्या है, रिजिड बॉडी है। कब, व्हेन डिस्टेंस ए बी डज नॉट चेंजेस। तो आई होप कि अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिजिड बॉडी का, जो बेस कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया होगा कि किसको हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। अब देखो ए और बी पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो किस में चेंज नहीं होगा, जो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो बॉडी बहुत ज्यादा टफ होगी, जिस पे फोर्स लगाने से कंप्रेशन नहीं आएगा या फोर्स लगाने से एक्सटेंशन नहीं आएगा, वो सारी बॉडीज क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी हो जाएगी। जिस पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ जाएगी, वो कैसी बॉडी हो जाती है, वो इलास्टिक बॉडी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बलून का केस लें, तो बलून को अगर हम लोग है ना ब्लो करके फुला देते हैं, उसके बाद जब उसको दबाएंगे तो बॉडी भाई उसके कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा अगर दबाएंगे तो, और उसमें अगर हवा भरेंगे तो बलून बढ़ जाएगा। यानी कि वो डिस्टेंस, कोई भी 2 पार्टिकल ले लो, उस बलून के सरफेस पे कोई भी 2 पार्टिकल ले लो, तो वो 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो वैसे बॉडीज को हम कभी रिजिड बॉडी नहीं कह सकते, वैसे बॉडीज को रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। तो कैसे बॉडी को कहेंगे, ऐसे बॉडीज जिसमें कोई भी 2 पार्टिकल ले लें, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आप कोई भी एक पेयर ले लीजिए, एक पेयर को लेने पे उनका डिस्टेंस अगर वेरी नहीं करता है, तो वो बॉडी हमारी रिजिड बॉडी हो जाएगी। रिजिड नाम में भी तो है ना शब्द, ये देख रहे हैं आप, रिजिड, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, टफ है ना, उसकी रिजिडिटी बहुत हाई हो, स्टिफनेस बहुत हाई हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो हालांकि रिजिड बॉडी हमने कह दिया, बट एक्चुअल है ना प्रैक्टिकल लाइफ में 100% रिजिड बॉडी जो है, अ बॉडी विथ 100% रिजिडिटी, ऐसी कोई बॉडी नहीं हो, है ना। इवन आप स्टील की बात कर लीजिए, आयरन की बात कर लीजिए, अगर आप फोर्स लगाते हैं आप, है ना, बात वो अलग है कि हाँ उस पर हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। तो हाई अमाउंट ऑफ फोर्स जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्टील भी पिचकता है, बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत कम उसमें प्रेशर पड़ेगा, बहुत कम दबाव आएगा, लेकिन आएगा उसमें भी, और जो कोई भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस उसमें भी कम होगा। तो कोई बॉडी 100% रिजिड नहीं होगी। बट हम लोग जो रोटेशनल मोशन में इस चैप्टर में जो जिन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, उन बॉडीज का ये अजम्पशन होगा कि वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। समझ में आया? ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, देखिए एक एग्जांपल ले रखा है, ये बॉक्स, यानी कि ये एक बॉडी है, इसमें 2 पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। पार्टिकल ए v वेलोसिटी से जा रहा है और बी भी v वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहां चला गया है, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट चल के यहां आ गया है, तो अब देखो यहां पे भी तो वो पार्टिकल ए और बी जो है उनकी वेलोसिटी v और v ही रहेगी, क्या चेंज हो जाएगी? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहे थे। तो तब भी अगर आप देखेंगे, है ना, इस इंस्टेंट पे भी अगर आप देखेंगे ए और बी का बीच के डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ रहेगा। तो जब भी ऐसा होगा कि बॉडी के डिस्टेंस, किसी भी बॉडी में 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो रिजिड बॉडी है। ठीक, इस तरीके से एग्जांपल 2 दे रखा है मैंने। ओके, गोविंद का क्वेश्चन है कि सर होल सिलेबस कम कंप्लीट हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा, एक्चुअली बीच में सिचुएशन काफ़ी ऑड रही है ना, जिसकी वजह से हम लोग की क्लासेस डिस्टर्ब चली है।
अब क्लासेस क्योंकि हमारी रेगुलर चलेगी तो आई थिंक कि टाइम पे जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, सिलेबस कंप्लीट कराना हम लोग का बिल्कुल फ़र्ज़ है और सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। बस ये है सिचुएशन, ये है कि हाँ थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल रहे, गवर्नमेंट अलाउ करे हम जैसे इंस्टीट्यूशन को क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, ठीक। बिल्कुल आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, ठीक। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है हम लोगों ने, है ना। देखिए स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल ले रखा है, तो क्या ये स्प्रिंग और ये 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ब्लॉक्स, क्या इनको हम एक बॉडी मान सकते हैं, है ना, जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल ए एंड बी, ऐसा कुछ मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए कब मान सकते हैं और कब नहीं मान सकते हैं, यानी कि ए बी और स्प्रिंग को, है ना, कब हम एक रिजिड बॉडी मानेंगे और कब हम एक रिजिड बॉडी नहीं मानेंगे। देखिए इसमें फर्क समझिए। तो ए और बी यहाँ देखिए एक स्प्रिंग से अटैच है, ठीक। अब फोर्स लगा के फोर्स छोड़ दिया गया है इन पे, छोड़ने के बाद ए ब्लॉक जो है वो V1 से जा रहा है और बी ब्लॉक भी V2 से जा रहा है, ठीक। अगर यही चीज V1 और V2 चेंज नहीं होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में V1 और V2 चेंज नहीं होते हैं तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या आप लोग? A और B का जो डिस्टेंस होगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो जब A और B का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दो पार्टिकल है, पार्टिकल A और पार्टिकल B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ये रिजिड बॉडी है ना। अब कहीं पे भी मतलब यहाँ पे अगर मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेता हूँ तो इन दोनों पार्टिकल जो ब्लू डॉट मार्क किए मैंने, इन दोनों पार्टिकल के बीच का भी डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि रिजिड बॉडी है, ठीक। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 हम लोगों ने ले रखा है। देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या बात है कि एक बड़ा सा रिंग है, रिंग के ऊपर दो छोटे छोटे से रिंग है जो, है ना, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लो एक ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं ये, ठीक। तो ये जो वाला ए रिंग है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और बी जो है ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब ओमेगा क्या होता है? सर्कुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, हालांकि ये भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। ओमेगा अभी हम ये मान सकते हैं कि जैसे लीनियर वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को कैसे दिखाया जाएगा, ठीक। तो उसको कैसे ओमेगा से दिखाया जाता है। तो अब ये इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ए पार्टिकल है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है और बी पार्टिकल जो है वो भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ए वाला यहां आ जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, है ना। तो क्या होगा इस वाले केस में, देखिए कि ये वाला ए वाला यहां पे आ जाएगा, है ना, ए वाला यहां पे आ जाएगा और बी वाला जो पार्टिकल है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद हम देखना चाहते हैं कि 2 सेकेंड बाद क्या हुआ। तो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल A यहाँ पे आ गया और पार्टिकल B यहाँ पे चला गया है, ठीक। अब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी हो करेगा? नहीं करेगा। पहले भी डिस्टेंस x था, अभी भी डिस्टेंस x है जो कि रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस x है, तो पहले भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x था और अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x है। तो इस पूरे सिस्टम को, है ना, पूरे सिस्टम को हम मान सकते हैं कि हाँ ये A और B ये हमारा एक सिस्टम बन सकता है, यानी कि ये एक रिजिड बॉडी बन सकती है ना, ठीक। लेकिन अब देखिए क्या बोला मैंने, A प्लस बी की बात कर रहे हैं कि A प्लस बी यानी कि A और B, A प्लस बी कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी, कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी। कैसी रिजिड बॉडी? तो एक मान लीजिए ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट एक रिंग यहाँ पे और एक रिंग यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रही है ना, तो ये रिजिड बॉडी हो गई, ठीक है भाई, हमने
इसके मोशन को एनालाइज किया और कह दिया कि रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा कहे कि ए प्लस बी प्लस रिंग, क्या ये रिजिड बॉडी होगी? क्या ये रिजिड बॉडी होगी? नहीं, इसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हैं। इसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? देखिए, अब ए प्लस बी प्लस रिंग, तीनों चीजें आ गई है। तो ए प्लस बी प्लस रिंग की जब हम बात करेंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस रिंग की, तो अब देखो बी पहले यहां था। अब इस रिंग पे कोई पार्टिकल एज्यूम कर लो कि ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं नाम दे देता हूं कि पी पार्टिकल है। तो इस पी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बी की पहले पोजीशन ये थी और बाद में बी की पोजीशन ये है। समझ रहे हैं? बी की पोजीशन पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और है। यानी कि रिंग के रिस्पेक्ट में इस जो कैपिटल रिंग है, जो बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग के रिस्पेक्ट में स्मॉल रिंग का पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, है ना, उसका डिस्टेंस चेंज हो गया। तो ऐसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। रिजिड बॉडी हम तभी कहेंगे जब कोई भी एक पेयर ऑफ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, तो आई होप कि रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ समझ में आया है कि हाँ, रिजिड बॉडी हम किसको कह सकते हैं। हाँ, ठीक, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, यानी कि रिजिड बॉडी में एक सिंपल लाइन हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए, और जो कि 0 के बराबर होना चाहिए। कोई भी दो पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट अस से 2 पार्टिकल्स, है ना, 2 पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ठीक, पार्टिकल ए ये है, पार्टिकल बी ये है। मान लो VA स्पीड से जा रहा है और ये VB स्पीड से जा रहा है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि ये दोनों दूर हो रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब तो यही है ना कि दूर हो रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है कि ये दोनों पास में आ रहे होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी की क्या क्या वैल्यूज हैं, है ना। जब VB की वैल्यू VA से ज्यादा होगी, सुनिए ध्यान से, कि VB की वैल्यू VA से ज्यादा होगी, तो उस केस में हम कहेंगे कि क्या B A से दूर भाग रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो VB इज ग्रेटर देन VA, और दूसरा केस भी ले लेते हैं कि VB इज लेस देन VA। अब दोनों केसेस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, सेपरेशन होगा, इस केस में क्या होगा, सेपरेशन होगा, और इस वाले केस में क्या होगा, अप्रोच होगा। अरे भाई होगा ना, B की वेलोसिटी जब ज्यादा रहेगी तो जायज सी बात है कि B A से ज्यादा तेज भागेगा और दूर जाने की कोशिश करेगा, तो दोनों सेपरेट होंगे। और जब A की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो A क्या करेगा, B को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जब पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पास में जाएगा, पास में जाने का मतलब अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखी जाएगी। ठीक, बट अगर कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी हम लोग कहें, तो रिजिड बॉडी में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो VA माइनस VB जो है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि VA VB के बिल्कुल बराबर होना चाहिए अगर ये रिजिड बॉडी है। ये A और B को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं, यानी कि एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर है ये दोनों पार्टिकल A और B, तो A और B की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि VA मस्ट बी इक्वल टू VB। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लिखेंगे, किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो बट अगर रिजिड बॉडी होगा तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग A एंड B जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, इसी में देखो एक और कॉन्सेप्ट है कि एक ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉडी है। ठीक, ये एक बॉडी बना दिया हम लोगों ने। इस बॉडी के अंदर 2 पार्टिकल चूज कर लिए गए हैं, पार्टिकल A और पार्टिकल B।
पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए की वेलोसिटी va है ना, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, देखिए लाइन ज्वाइनिंग ए और बी से थीटा 1 डायरेक्शन में है, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी से थीटा 2 डायरेक्शन में, यानी कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इतनी बात तो दिख रही है डायग्राम से। अब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन जो लिखी जाती है वो क्या कहा मैंने, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल ए एंड बी लिखी जाती है। कोई भी पार्टिकल है, दोनों का अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लाइन ज्वाइन कर दीजिए दोनों पार्टिकल्स की। तो देखिए सेकेंड वाले डायग्राम में यहाँ पे मैंने है ना दिखा रखा है कि लाइन ज्वाइनिंग ए और बी में अगर इस VA को रिजॉल्व करेंगे तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी की तरफ VA cos थीटा 1 आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में VA sin थीटा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से बी पार्टिकल की भी वेलोसिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख लेंगे हम लोग। किस किस डायरेक्शन में, एक तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, जैसे यहां लिखा है मैंने, है ना, ये क्या हो जाएगा VB sin थीटा 2, VB sin थीटा 2, और है ना लाइन ज्वाइनिंग अक्रॉस AB जो है इस तरफ क्या हो जाएगा VB cos थीटा 2, और इस तरफ हो जाएगा VB sin थीटा 2, है ना। रिजॉल्व किया हम लोगों ने, सिंपली VB को रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और पैरेलल कंपोनेंट में। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कहा मैंने, वेलोसिटी तो डिपेंड करेगा कि अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा है या किसकी कम है। हालांकि अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में होगा क्या, तो दैट विल बी VA माइनस VB। VA माइनस VB मतलब VA वेलोसिटी ऑफ A कितना है लाइन ज्वाइनिंग A एंड B की तरफ, VA cos थीटा 1 माइनस VB, देखो अब VB कितना है, VB cos थीटा 2, VB cos थीटा 2। ये हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख दिया, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं इसी को। वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ VA एंड VB पे डिपेंड करेगा कि सेपरेशन है या अप्रोच, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। समझ में आ रही है बात, ठीक। अब अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग ए और बी की तरफ, लाइन ज्वाइनिंग ए और बी की तरफ देखो, अब ए अगर VA cos थीटा 1 VB cos थीटा 2 से ज्यादा हो गया तब तो ए और बी की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और VB cos थीटा 2 अगर VA cos थीटा 1 से ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट ज्यादा तेज हो जाएगा तो तेजी से भागेगा, तो उससे दूर जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रिजिड बॉडी अगर है तो डिस्टेंस ना कम हो सकता है ना डिस्टेंस बढ़ सकता है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि ये चीज जीरो होनी पड़ेगी रिजिड बॉडी में। बोले ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग अक्रॉस ए और बी की तरफ तो हमने वेलोसिटी लिख दिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या कहोगे, है ना, ये जो था वो किस डायरेक्शन में था, पैरेलल टू ए एंड बी। किस डायरेक्शन में था, पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट है ये, ए और बी के अलोंग है, यानी कि पैरेलल है। ए और बी के परपेंडिकुलर वाले में, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में देखो क्या लिखोगे, अगेन VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, जिसमें VA परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, VA sin थीटा 1, VA sin थीटा 1 माइनस VB sin थीटा 2, है ना, VA sin थीटा 1 माइनस VB sin थीटा 2, ये लिख दिया भाई। अच्छा, तो पैरेलल वाले कंपोनेंट में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए तो कॉन्सेप्ट था, वहां तो हमने कह दिया कि हाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन जीरो होगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसके अलोंग क्या कहेंगे हम, इसके अलोंग तो कोई रूल नहीं है,
इसके अलोंग तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि 0 होना चाहिए, इसके अलोंग 0 होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, है ना? तो फिर क्या होगा, तो देखिए अब अगर ये चीज नॉन जीरो हो जाएगी, ये चीज नॉन जीरो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब पैरेलल की तरफ यानी कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए और बी हमने कह दिया कि 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर में 0 होना चाहिए, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हुई, अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हुई तो फिर क्या होगा, अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई तो वी ए साइन थीटा 1 हो सकता है कि वी बी साइन थीटा 2 से ज्यादा हो, वी ए साइन थीटा 1 वी बी साइन थीटा 2 से ज्यादा हो। तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल ए जो है, देखिएगा ध्यान से कि पार्टिकल ए जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और पार्टिकल बी जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, दोनों इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो भाई वेरी नहीं कर सकता है क्योंकि एक रिजिड बॉडी है ये। अगर ये डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा तो जायज सी बात है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से, और ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन में जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से, ताकि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये दोनों वापस से आमने सामने हो जाए और इनकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाए। लेकिन ये जो डिस्टेंस डी था ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन तो 0 है और डिस्टेंस तो वेरी कर नहीं सकता है भाई, क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो डिस्टेंस तो अभी भी वेरी नहीं किया, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने एक मजेदार सा इफेक्ट दिखा दिया। क्या इफेक्ट दिखा दिया? इसने कहा कि इसकी वजह से ये जो पूरी हमारी बॉडी है इसमें एक रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा, इसमें एक रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा से, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरी भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने क्या दे दिया? एक रोटेशन इफेक्ट दे दिया इस बॉडी को, एक रोटेशन इफेक्ट दे दिया। तो इसकी वजह से ये जो बॉडी है ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगी, ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगी, और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन करेगी वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। या फिर उस पॉइंट से अगर एक हम परपेंडिकुलर बिल्कुल लाइन जो पास करा दें, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एकदम एक लाइन अगर हम पास करा दें तो उस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही है कुछ कुछ बात की? वो एक्सिस कैसे होगा? जैसे कि हम मान लो कि है ना, एक स्ट्रिंग में पत्थर को टाई करके पत्थर को हम लोग इस तरीके से घुमा देते हैं, है ना, तो वो इस तरीके से उंगली के चारों तरफ घुमा देते हैं। तो ये जो हमारी फिंगर है हम इसको मान सकते हैं कि एक लाइन बिल्कुल इस तरीके से पास करा दें इस फिंगर के अलोंग, और वो जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा हमारा पार्टिकल। तो यहां पे इस बॉडी में भी कहीं ना कहीं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट ये पार्टिकल ए और बी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ए और बी रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से रोटेशनल इफेक्ट आता है किसी भी बॉडी में। ठीक, चलिए, तो आई होप कि रोटेशनल इफेक्ट किस तरीके से आता है ये आपको समझ में आया। अब ये जो चैप्टर है हमारा रोटेशनल मोशन, इसमें 3 तरह के मोशन हम पढ़ेंगे, है ना। किस किस टाइप के मोशन होते हैं बेसिकली? देखो, एक मोशन होता है जिसमें प्योर ट्रांसलेशनल हो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो। दूसरा है कि प्योर रोटेशनल मोशन है। हाँ, तो क्या कहा हमने कि जो मोशन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक मोशन होता है जिसमें प्योर ट्रांसलेशनल हो रहा हो, है ना, प्योर ट्रांसलेशनल हो रहा हो। अच्छा, प्योर ट्रांसलेशनल का क्या मतलब है कि कैसे प्योर ट्रांसलेशनल होगा, है ना, कि जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में क्या होता था? मोशन इन 1 डायमेंशन जब भी होता था तो बॉडी एक जगह से उठ के दूसरी बॉडी दूसरे प्लेस पे चली जाती थी, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा है कि प्योर रोटेशनल मोशन,
है ना, जो कि हमारा चैप्टर ही अभी प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक, कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी किसी भी एक्सिस या किसी भी पॉइंट के अबाउट, कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन है, उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन है। और तीसरा जो है वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक, आइए देखते हैं कि ये कैसे तीन तरह के जो है वो मोशन होंगे। पहला है हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कहा गया कि एक बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में तब होगी व्हेन ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम हैज सेम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में लेट अस से कि हमारे पास एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी हो गई जिसमें हम बहुत सारे पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी एंड पार्टिकल डी। 4 पार्टिकल एज्यूम, कितने भी पार्टिकल हम एज्यूम कर सकते हैं इस बॉडी के अंदर। ठीक, तो ये एक बॉडी है ना, इस बॉडी में 4 पार्टिकल्स हैं। कुछ टाइम के बाद मान लो ये बॉडी है ना चल के किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाती है, किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाती है और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है ना, स्मॉल डी। तो अब ये कहा जा रहा है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तब होगा जब इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे है ना वो भी एग्जैक्टली डी डिस्टेंस ट्रैवल करें, या उनका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली डी के बराबर होगा। यानी कि इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका भी डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली डी के ही बराबर होगा। तो हम इस टाइप के मोशन को बोलेंगे कि हाँ ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी भी डी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, सबका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मान लेंगे कि हमारा टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, 2 सेकंड में बॉडी ने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर इनके पास कुछ वेलोसिटी रहती है ना, वेलोसिटी होती, ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर हर एक पार्टिकल जो है वो भी v वेलोसिटी से ही मूव करने चाहिए, वो भी v वेलोसिटी से ही मूव करने चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है। इनके एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, है ना। तो इन केस अगर हम कहते हैं कि v1, v2, v3, v4 अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, तो वो वेलोसिटी फाइनली रिलेशन क्या होना चाहिए, v1 शुड बी इक्वल टू v3 शुड बी इक्वल टू v4। डिस्प्लेसमेंट का भी यही सीन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 should be equal to 2 should be equal to 3 and which should be ultimately equal to 4। एक्सेलरेशन के लिए भी हम यही कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 must be equal to एक्सेलरेशन ऑफ 2 must be equal to एक्सेलरेशन ऑफ 3, कि एक्सेलरेशन भी जब सारे पार्टिकल्स का बराबर हो तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो बॉडी प्योरली ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेशन जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में मोशन को पढ़ा था, एग्जैक्टली वो मोशन कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है ना। जैसे इस बॉडी को अगर हम मान लेते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो A है उसका मास m1 है, जो B है उसका मास m2 है, जो C है उसका मास m3 है और जो D है उसका मास m4 है, और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाए F एक्सटर्नल, तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए, है ना। न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम में n पार्टिकल्स अगर हैं तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम कैसे काम करता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है हम लोगों ने, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 4 पार्टिकल। अगर हम 4 पार्टिकल का सिस्टम अज्यूम करते हैं तो, नहीं तो n पार्टिकल का करेंगे तो n टर्म्स आएंगे। तो F एक्सटर्नल को अल्टीमेटली देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन तो बराबर होने चाहिए क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन है, ये एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। अगर एक्सेलरेशन a1 और a2 बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, a और b का डिस्टेंस वेरी कर जाएगा,
जो कि अलाउड ही नहीं है ना। ए और बी का डिस्टेंस वेरी कर जाएगा, ये वेलोसिटी v1 और v2 वेरी कर जाएगा, तो ए और बी जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे और हो सकता है कि बी फिर किसी और डायरेक्शन में। v2 इज नॉट इक्वल टू v1, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड वाइज v2 v1 के इक्वल नहीं है, डायरेक्शन में भी तो हो सकता है कि v2 v1 के बराबर ना हो। तो v2 अगर v1 के बराबर ना होगा डायरेक्शन में, तो b किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और a किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, a किसी और डायरेक्शन में और b किसी और डायरेक्शन में। ये वाला केस भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होता है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी कि दो पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो क्या हो रहा था, एक रोटेशनल इफेक्ट आ जा रहा था, तो वो इफेक्ट यहां नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक, तो एफ एक्सटर्नल हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो सबका कांस्टेंट है ना, तो मास सबके ऐड हो जाएंगे, यानी कि मास, टोटल मास लेट अस से m इनटू एक्सेलरेशन a नॉट। ये हम एफ एक्सटर्नल इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से मोमेंटम भी लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें 4 पार्टिकल्स हैं, तो उन सबका मोमेंटम क्या होगा, है ना, उन सबका मोमेंटम क्या होगा। तो इस तरह के मोशन को जहां पे हम बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल चूज कर ले, उन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। यानी कि बॉडी सिंपली क्या हुई है, रिजिड बॉडी थी, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई है, बस इतना सिंपल भाषा में समझ लीजिए, उसको हम कहेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्योर रोटेशनल, कि प्योर रोटेशनल मोशन कब होगा। देखिए, मान लेते हैं कि कोई ये बॉडी है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कोई पार्टिकल मान लेते हैं, एक पार्टिकल A है जो r1 डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल B है जो r3 डिस्टेंस C मान लेते हैं, B पार्टिकल इधर मान लेते हैं कि B पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस r2 है और वो B है और r2 डिस्टेंस पे है। कोई पार्टिकल C है और वो r3 डिस्टेंस पे है। ठीक, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं इस बॉडी के ऊपर। ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना, गोल गोल घूम रहे, जैसे हमारा पंखा है गोल गोल घूमता है। ठीक, कोई भी फैन ले ले हम लोग, सीलिंग फैन ले ले, टेबल फैन ले ले, गोल गोल घूमता है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, ऐसे हम लोग जनरली देखें तो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट घूमता है, या फिर फिजिक्स के भाषा में कहें तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमता है। वो एक्सिस क्या एग्जैक्टली उसके सेंटर से पास करती है, जिसके अबाउट वो घूम रहा होता है, जहां पे सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं। तो यहां पे भी ये बॉडी क्या हो रही है कि ये जो एक्सिस है हमारा, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है ना। तो कब कहेंगे कि प्योरली रोटेशनल होगा, जब एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, क्या लिखा गया है यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। सारे पॉइंट्स जो हैं इस बॉडी के वो एक सर्कल में मूव करने चाहिए। कैसा सर्कल, हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप देखिए सी पॉइंट जो है वो एक सर्कल में रोटेट करेगा। सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा ना इसी प्लेन में। ए की बात करें तो ए भी हमारा क्या करेगा, रोटेशन जाएगा सर्कुलर मोशन में, तो ए इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा बी पार्टिकल भी रोटेट करेगा, जिसका सेंटर यही होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इस तरीके से रोटेट करेंगे ये, है ना। अब B से ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो B है, इनके बीच का डिस्टेंस R2 है, तो R2 कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो क्या कहा कि एवरी पॉइंट ऑन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसका सेंटर जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करना चाहिए। एंड एवरी पॉइंट मूव्स थ्रू द सेम एंगल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। कोई भी टाइम इंटरवल ले लें, 2 सेकंड मान ले, तो 2 सेकंड में इस बॉडी पे, ये जो बॉडी है इस पे जितने भी पार्टिकल्स हम लोग लें, पार्टिकल A ले या B ले या C ले, वो सब किसी फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स एंगल से रोटेट होने चाहिए। यानी कि A, है ना, मान लो
कि कोई पार्टिकल ए था, ठीक, अनदर पार्टिकल मान सकते हैं कि बी है, दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं किसी टाइम इंटरवल t सेकेंड्स में ए डैश पोजीशन पे चला जाता है और बी डैश पोजीशन पे चला जाता है ना, तो जितना एंगल थीटा ये रोटेट हुआ उतना ही एंगल थीटा बी को भी रोटेट होना पड़ेगा, अगर प्योरली रोटेशनल मोशन हो रहा है तो, है ना। प्योरली मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का मतलब क्या है कि एक एक्सिस है, उसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, उसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा मोशन होगा वहां पे हम क्या कहेंगे कि प्योरली रोटेशनल मोशन हो रहा है ना। जैसे सेम स्ट्रिंग और पत्थर वाली बात कर लेते हैं हम लोग, कि एक पत्थर है, इस स्ट्रिंग से बांध के अगर हम लोग इस तरीके से रोटेट करें इसको, है ना, इस पत्थर को अगर रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो वो क्या है, प्योरली रोटेशनल मोशन में जा रहा है। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होगा हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन है। इस तरीके से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घड़ी की बात हम लोग करें, है ना, घड़ी में जो हमारी मिनट हैंड या सेकंड हैंड जो भी हैंड ले हुए हम लोग, उन हैंड के टिप की अगर बात करें, सेंटर को छोड़ के हालांकि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना, टिप से हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखो अब ये जो टिप है, ये जो टिप है यहां पे और यहां पे, है ना, ये क्या कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्या यहां से ये जो डिस्टेंस है फिक्स आर, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है। दोनों का सर्कल हो सकता है अलग अलग हो, है ना, क्योंकि दोनों का टिप जो है उसका डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस वाले का छोटा सर्कल हो इस तरीके से और इस वाले का बड़ा सर्कल हो, मतलब दोनों के टिप जो है वो कैसे सर्कल में जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो है यहां से एक एक्सिस पास करेगी सेंटर से, उस सेंटर एक्सिस से तो सेम, है ना, उस सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रोटेट कर रहे हैं। तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या हो रही है, प्योरली रोटेट हो रही है, यानी कि इट इज अंडरगोइंग प्योरली रोटेशनल मोशन, है ना। जैसे हम लोग बचपन में वो टॉय होता था लट्टू, वो घुमाते थे इस तरीके से, है ना, तो वो घुमा के देखो जब तेज से घुमा देते थे तो क्या होता था, ग्राउंड पे एक जगह पे वो रोटेट करता था इस तरीके से, है, तो उसके बाकी सारी इफेक्ट को अगर वो हिले डुले नहीं, है ना, हालांकि प्रैक्टिकली तो हिलता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन जो बहुत अच्छे से घुमाने वाले थे, है ना, जो एक्सपर्ट थे, वो क्या करते थे, एक ही पॉइंट पे उसको एकदम रोटेट करा देते थे। तो वो वाला जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्योरली रोटेशनल मोशन हो जाएगा, है ना। और कुछ शुरू में क्या होता था, शुरू में वो लट्टू इस तरीके से भागता था, रोटेट भी करता था और भागता था, तो वो वाले मोशन को हम कभी प्योरली रोटेशनल मोशन नहीं कहेंगे। कौन सा हो गया प्योरली रोटेशन, जो एक ही पॉइंट पे एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कल में घूमता रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली रोटेशनल मोशन। तो आई थिंक समझ में आया आपको प्योरली रोटेशनल मोशन किसको कहेंगे। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही है। ट्रांसलेशनल मतलब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, रोटेशन का मतलब वही बॉडी जो है रोटेट भी कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि पहले भी हो रहा था, सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट तो कर रहे थे। लेट अस से कि ये हमारा एक सरफेस है, ठीक, इस सरफेस पे एक हम व्हील रख देते हैं इस तरीके से,
व्हील रख देते हैं, किसी भी व्हीकल का व्हील रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये व्हील रख दिया। अब क्या होगा, ये कह रहे हैं कि एन रोटेशन मोशन व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी रोटेट्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट तो करें, यानी कि कोई पार्टिकल चूज कर लेते हैं हम लोग, पार्टिकल ए बी सी, पार्टिकल ए, यहां पार्टिकल बी, यहां पार्टिकल सी और यहां पार्टिकल डी। अब ए बी सी डी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करेंगे। ये जो एक्सिस है ना, ये सेंटर से बिल्कुल एक एक्सिस इस तरीके से पास करा दो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जिस तरफ आप बैठे हैं आपके तरफ से लेके इस प्लेन में एक ऐसा सीधी लाइन खींच दीजिए। अब उस लाइन के अबाउट ये क्या करेगा, ए बी सी डी पार्टिकल ऐसे घूम रहे होंगे, है ना, चारों पार्टिकल उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन तो हो रहा है, चलो ठीक है, मतलब प्योरली रोटेशनल हो गया यहां पे। अब इसके साथ साथ देखो आगे क्या बोला है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी मूव कर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी v से। यानी कि ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स तो रोटेट कर ही रहे थे, जिनकी वेलोसिटी v भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल होगी बिल्कुल। सर्कुलर मोशन में हमने ये तो पढ़ा है ना, VA, VB, VC, VD जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंशियल होगी इस तरीके से। तो रोटेशन तो हो ही रहा है, यहां से ओमेगा वेलोसिटी से लेटस से कि रोटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे भी जा रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे भी जा रही है। तो कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा व्हील था वो वहां से उठ के किसी और लोकेशन पे पहुंच चुका होगा, वो किसी और लोकेशन पे पहुंच चुका होगा, तो लेटस से यहां पे पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है। यानी कि पहले पोजीशन लेटस से पोजीशन P पे था और अब पोजीशन Q पे पहुंच गया है, यानी कि ट्रांसलेशन भी हो गया इस व्हील का और रोटेशन भी हो गया। ये ए बी सी डी पार्टिकल्स थे, ये अभी भी रोटेट कर रहे हैं। ये ए वाला मान लो रोटेट करके यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है पार्टिकल ए, यहां पहुंच गया है पार्टिकल बी, यहां सी पहुंच गया और यहां डी पहुंच गया। ए बी सी डी पार्टिकल भी पहुंच गए, इनकी वेलोसिटी अभी भी वही है, बी ए, बी बी, वी सी एंड वी डी, वी सी एंड वी डी। इस तरीके से रोटेशन हो रहा था। जो ओमेगा था वो ओमेगा अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ में देखो ये जो एक्सिस है ये आगे भी चल रही थी, अब आगे चलेगी तो ये पार्टिकल तो यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। अगर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया है ना, जो हमारा सेंटर था वो सेंटर पहले यहां था लेकिन अब ये यहां पहुंच गया है। पहले क्या होता था, सेंटर अपनी जगह पे फिक्स रहता था, सेंटर कहीं मूव नहीं करता था, लेकिन कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में क्या होगा, सेंटर जो है वो खुद मूव कर जाएगा, कहीं पे सेंटर खुद ट्रांसलेट कर जाएगा और उसके अलोंग जो पार्टिकल्स थे वो तो रोटेशन में जा ही रहे हैं, उनका रोटेशन चल रहा है ना। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। अब इसमें है ना दो बहुत और इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं कि एक तो ये जो व्हील है इस सरफेस पे स्लिप हो जाए, रोटेट करेगा तो जाहिर से यहाँ पे केस एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि इस सरफेस पे स्लिप हो जाए, स्लिप होके मतलब ट्रांसलेट करे, और एक और पॉसिबिलिटी बनेगी कि बिना स्लिप हुए आगे ट्रांसलेट करे, है ना। यानी कि इसके अंदर दो इंटरेस्टिंग केस और बनेंगे, कौन से, ट्रांसलेशन और रोटेशन, है ना, मतलब आगे बढ़ रहा है ट्रांसलेशन विथ स्लिपिंग और दूसरा ट्रांसलेशन विदाउट स्लिपिंग, है ना।
एक में स्लिप करता हुआ आगे चला जाए और एक में बिना स्लिप किए, है ना, बिना स्लिप किए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लिप करते हैं? नहीं, वो स्लिप नहीं करते। अगर वो स्लिप करते तो ट्रेन ही एक ही जगह पे खड़ी रह जाती या फिर बहुत कम वेलोसिटी से आगे बढ़ती, है ना। जैसे हमारी बाइक है, बाइक हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो क्या हमारे बाइक के जो व्हील्स होते हैं वो स्लिप करते हैं रोड पे? नहीं, वो स्लिप नहीं करते। यानी कि उसमें क्या रोटेशन या ट्रांसलेशन विदाउट स्लिपिंग हो रहा होता है ना। वही जब हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक में कैसा होता है, गाड़ी स्लिप कर जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि ट्रांसलेशन या रोटेशन विथ स्लिपिंग हो जाता है। यानी कि पहिया घूमता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वहां पे क्या होता है, स्लिपिंग हो रही है ना। और अब हमारे टेक्नोलॉजिकल डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो डिस्क ब्रेक क्या कर देते हैं, बिल्कुल लॉक कर देते हैं व्हील को, बिल्कुल लॉक कर देते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है कि स्लिपिंग 100% हो जाती है, व्हील हमारा रोटेट करना बंद हो जाएगा। रोटेट करना बंद हो जाएगा तो सिर्फ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो स्लिपिंग हो जाएगी सरफेस और व्हील के बीच में। तो इस वाले केस में हो जाएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन। अब इन तीनों टाइप ऑफ मोशन में से एक हमने पहला तो देख लिया है कि ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सब में क्या हुआ था, ट्रांसलेशन मोशन हुआ था। अब हम लोग बाकी जो दोनों केसेस है, रोटेशनल मोशन और कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों केसेस हम लोग देखेंगे और स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देखिए क्या है, अ पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक अज्यूम कर लेते हैं केस जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हैं कि किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो लेट अस से कि एक हमारी रॉड है, इस रॉड पे, है ना, एक पॉइंट हिंज कर दिया गया है, यानी कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया है और एक पॉइंट को फ्री छोड़ दिया गया है कि तुम रोटेट करो जाके, है ना। यानी कि मान सकते हैं स्केल है, स्केल के एक पॉइंट को हमने हिंज कर दिया गया और ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक। तो एक एंड इसका फ्री है घूमने के लिए और एक एंड को हमने हिंज कर दिया है या फिर टाइट कर लिया है, फिक्स कर लिया है। तो अब ये स्केल इस तरीके से रोटेट होगी। स्केल रोटेट होगी तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा, लेकिन इसका जो फ्री वाला पॉइंट था वो यहां पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट, लेट अस से कि पॉइंट हमारे इसके ऊपर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी, अगेन 4 पॉइंट्स मान लेते तो ये ए पॉइंट यहां से उठ के यहां चला गया है, बी पॉइंट यहां से उठ के यहां जाएगा, सी पॉइंट यहां जाएगा और डी पॉइंट यहां जाएगा, है ना। ये इनकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए जो है यहां से उठ के यहां चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि मान लेते हैं एस, ए से बी का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस है, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है, साथ ही साथ इसने कुछ एंगल भी कवर किया है, साथ ही साथ एंगल भी कवर किया है। इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगल भी कवर किया है। लेट अस से उस एंगल को बोल देते हैं हम लोग थीटा एंगल रोटेट किया है। क्या रोटेट किया है, थीटा एंगल रोटेट किया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में बिल्कुल पढ़े होंगे। ये सारे एक बार हम लोग फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, ये सारे जो पैरामीटर्स हम लोगों ने वहां सर्कुलर मोशन में देखे थे। वहां पे देखो जो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहां पे क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, है ना। वहां पे जो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। क्या हो जाता है वो, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे जो एक्सेलरेशन होता था, वहां पे जो एक्सेलरेशन होता था लीनियर, यहां पे क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन यहां देखो दो तरह के एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, दो तरह के एक्सेलरेशन, एक AC लिखा हुआ है और AT लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, याद करो सर्कुलर मोशन में कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, उसके पास
दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भूल गए या याद है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, और ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो दो एक्सेलरेशन होते हैं वहां पे, है ना, जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे या सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो दो एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा उस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। उनके एनालॉगस यहां पे जो रोटेशनल में पैरामीटर आता है उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से, है ना। जैसे वहां मास होता था सर्कुलर मोशन में या काइनेमेटिक्स में, मास होता था, हम लिखते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे एक नई क्वांटिटी आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया टर्म आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस एनालॉगस देख रहे हैं कि वहां पे जो पैरामीटर्स थे वो यहां पे किस पैरामीटर से रिप्लेस हो जाएंगे। वहां पे जो लीनियर मोमेंटम होता था वहां, अब यहां पे हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। सब सर्कुलर मोशन के क्वांटिटीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया टॉपिक है, ये रोटेशनल इफेक्ट से आता है, और एंगुलर मोमेंटम एल। आई होप कि ये सारे क्वांटिटीज आपको क्लियर होंगे कि ये सारे क्वांटिटीज जो हैं उनको क्या कहा जाता है और किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ओके देन, चलिए, तो आज के क्लास के लिए आई थिंक इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना ये लेक्चर, और कुछ और एनालॉगस जो इक्वेशंस होती हैं, है ना, काइनेमेटिक्स में यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में, और सर्कुलर मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशंस होती है उन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है या क्या सेम है, क्या समानताएं हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग रोटेशनल की तरफ मूव करेंगे, है ना, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो समझना होगा कि ये जो मास का एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे, ये कहां से आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का मोशन है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है ना, जिसमें हमारा अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और प्लस किसी और एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रहा है ना, यानी कि एक प्लेस से अनदर प्लेस भी जा रहा है रोटेट करते हुए। तो वो कैसा हुआ? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट दिन कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।